हाँ, बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर में हम पढ़ रहे थे हर्डमानिया टॉपिक को। हर्डमानिया जो है एक प्रोटोकोर्डेटा का जीव है, इसके बारे में हम पढ़ रहे थे। प्रोटोकोर्डेटा के यूरोकोर्डेटा, यूरो का मतलब होता है पूंछ, और पूंछ के अंदर जिसके नोटोकॉर्ड पाई जाती है, ऐसा जीव है हर्डमानिया। इसकी हम एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ रहे थे, आहार नाल के बारे में पढ़ रहे थे। तो हर्डमानिया के बारे में ये हमारा तीसरा लेसन आज जारी हो रहा है। आप इससे पहले अगर नए हैं तो हमारे 2 वीडियोस हैं, वो जरूर देख लें ताकि आपको तीसरा पार्ट जो है वो समझ में आ रहे हैं। हम अगर हर्डमानिया की बात कर रहे थे, इसकी आहार नाल की बात कर रहे थे, और आहार नाल के अंदर हमारा जो पार्ट चल रहा था वो चल रहा था फेरिंग्स या ग्रशनी। ग्रशनी के बारे में पढ़ रहे थे, और ग्रशनी को हमने 2 भागों में बांटा था, ब्रेंकियल पूर्वी भाग और दूसरा भाग हमने रखा था ब्रेंकियल कोश। दूसरा भाग हमने रखा था ब्रेंकियल कोश। तो आज हम चर्चा करेंगे ब्रेंकियल कोश के बारे में। लिखिएगा आप ब्रेंकियल कोश के बारे में। मैंने बताया था कि अगर हर्डमानिया के आहार नाल की बात करें तो ये सबसे बड़ा भाग होता है, जो ब्रेंकियल कोश होता है ये ग्रशनी का द्वितीय भाग होता है, ये आहार नाल का सबसे बड़ा भाग होता है। आहार नाल का सबसे बड़ा भाग होता है, और मैंने बताया था कि इसमें कई तरह की संरचनाएं जो है वो पाई जाती है। पहली ही संरचना का हमने नाम लिखा था स्टिग्मेटा। तो अब हम बात करेंगे स्टिग्मेटा के बारे में। स्टिग्मेटा क्या होता है, तो आप हेडिंग लगाएंगे स्टिग्मेटा। हेडिंग लगाएंगे स्टिग्मेटा, और स्टिग्मेटा के बारे में लिखेंगे क्या होते हैं स्टिग्मेटा। देखिए, स्टिग्मेटा जो होते हैं, जैसे मान लीजिए ब्रेंकियल कोश है, ये ब्रेंकियल कोश जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसकी जो दीवारें होती है, जैसे मान लीजिए ये इसकी दीवारें हैं, इसकी दीवारों के ऊपर अनेक पोर्स पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। अनेक क्या पाए जाते हैं? छिद्र पाए जाते हैं। और इन छिद्रों को क्या कहा जाता है? स्टिग्मेटा कहा जाता है। नाम से स्पष्ट है, स्टिग्मेटा को ब्रेंकियल छिद्र भी कहा जाता है। तो ब्रेंकियल कोश की दीवारों पर पाए जाने वाले छिद्र, तो इसमें लिखेंगे इसमें ब्रेंकियल कोश की पार्श्व दीवारों पर, ब्रेंकियल कोश की पार्श्व दीवारों पर, ब्रेंकियल कोश की पार्श्व दीवारों पर कुछ छिद्र पाए जाते हैं। ब्रेंकियल कोश की पार्श्व दीवारों पर कुछ छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें स्टिग्मेटा कहा जाता है। जिन्हें स्टिग्मेटा कहा जाता है। ठीक है, स्टिग्मेटा कहा जाता है। देखिए, मैंने आपको बताया कि ब्रेंकियल कोश जो है, मान लीजिए ये ब्रेंकियल कोश है, ठीक है, ये ब्रेंकियल कोश है, इसके ऊपर अनेक छिद्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? इसके ऊपर अनेक छिद्र पाए जाते हैं। अब यहाँ पर छिद्र, यहाँ पर छिद्र, ये छिद्र है सारे, क्या है, यहाँ पर अनेक जो है वो छिद्र पाए जाते हैं। इस तरह ये दीवार हो गई, और इसके ऊपर क्या है? अनेक छिद्र है। और इस छिद्र के कारण ये जो ब्रेंकियल कोश है ये दिखाई देता है बास्केट के समान, टोकरी के समान। इस कारण इस ब्रेंकियल कोश को ब्रेंकियल बास्केट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रेंकियल बास्केट। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ब्रेंकियल कोश की पार्श्व दीवारों पर बहुत सारे छिद्र पाए जाते हैं। तो इस बात को हम लिखेंगे स्टिग्मेटा की उपस्थिति के कारण, स्टिग्मेटा की उपस्थिति के कारण, स्टिग्मेटा की उपस्थिति के कारण ब्रेंकियल कोश एक टोकरी के समान दिखाई देता है। स्टिग्मेटा की उपस्थिति के कारण ब्रेंकियल कोश एक टोकरी की भांति दिखाई देता है। इसी कारण इसे ब्रेंकियल बास्केट भी कहा जाता है। इसी कारण इसे ब्रेंकियल बास्केट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
आवाज आनी चाहिए भैया आपकी, आप जवाब दिया करो बात का। इसी कारण इसे क्या कहा जाता है? ब्रेंकियल बास्केट कहा जाता है। वेरी गुड। किसको कहा जाता है? ब्रेंकियल कोश को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखोगे आप। दूसरा पॉइंट हमारा है, मैंने बताया ब्रेंकियल कोश में एक तो स्टिग्मेटा पाया जाता है। नेक्स्ट संरचना जिसका नाम हमने लिख रखा है वो है ब्लड वेजल्स। अगली हेडिंग लगाओगे ब्लड वेजल्स, रुधिर वाहिनियां। अगली हेडिंग क्या लगाओगे? रुधिर वाहिनियां। इसमें लिखोगे ब्रेंकियल कोश की दीवारों में, ब्रेंकियल कोश की दीवारों में, ब्रेंकियल कोश की दीवारों में अनेक रुधिर वाहिनियां पाई जाती हैं। ब्रेंकियल कोश की दीवारों में अनेक रुधिर वाहिनियां पाई जाती हैं। ठीक है, ज्यादा कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, हमें सिर्फ संरचनाएं याद रहनी है, कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती है। तीसरा पॉइंट हमने लिखा था, तीसरी संरचना जो थी वो है ब्रेंकियल फोल्ड या फिर ब्रेंकियल वलन। इससे पूर्व के चैप्टर में ये संरचनाओं के नाम लिखाए हुए हैं आपको, यहां से आगे हम चल रहे हैं। ब्रेंकियल फोल्ड, ब्रेंकियल वलन। ठीक है, अब फोल्ड का मतलब क्या होता है? कोई भी संरचना अगर फोल्ड करती है तो किस लिए करती है? ताकि उसका एरिया, क्षेत्रफल बढ़ जाए। अगर आपके पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे मान लीजिए रजाई है, चद्दर है, या फिर कोई कागज के बने हुए बड़े बड़े मतलब पन्नियां हैं, तो आपको उनको सहेज के रखना है, एक कमरे में बहुत सारी रखना है, तो आप उसको क्या करोगे? फोल्ड करके रखोगे। तो यही है ब्रेंकियल फोल्ड का, यानी कि ब्रेंकियल जो क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए यहाँ पर जो आकार है वो फोल्ड नुमा होता है। ठीक है, तो आप लिखोगे ब्रेंकियल कोश की आंतरिक भित्ति विभिन्न वलन लिए होती है। ब्रेंकियल कोश की आंतरिक भित्ति विभिन्न वलनों से बनी होती है। ब्रेंकियल कोश की आंतरिक भित्ति विभिन्न वलनों से बनी होती है। विभिन्न वलनों से बनी होती है जो कि ब्रेंकियल कोश का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाती है, एरिया इंक्रीज करती है, जो ब्रेंकियल कोश का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाती है, जो कि ब्रेंकियल कोश का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाती है। नेक्स्ट लिखना, प्रत्येक पार्श्व में, यानी कि एक साइड में, प्रत्येक पार्श्व में इन वलनों की संख्या, इन फोल्ड की संख्या 10 होती है। प्रत्येक पार्श्व में इन फोल्ड की संख्या 10 होती है। 10 इधर हो गई। प्रत्येक पार्श्व में इन फोल्ड की संख्या 10 होती है। लिख लिया आपने इतना? वेरी गुड। ठीक है, आगे हमारी संरचना है 4 नंबर संरचना, जिसको हम डोर्सल लेमिना के नाम से हमने लिखा था। डोर्सल लेमिना, यानी कि बोले तो इसको हिंदी में कहा जाता है, डोर्सल का मतलब पृष्ठ और लेमिना का मतलब होता है पटल, तो इसका नाम हो गया पृष्ठ पटल। ठीक है, इसमें लिखिए, इसको हाइपर फेरेंजियल, इसको हाइपर फेरेंजियल बैंड भी कहा जाता है।
हिंदी में लिखना है तो लिख लीजिए अधिकृष्णी पट। इसको हाइपोफेरेंजियल बैंड या फिर अधिकृष्णी पट भी कहा जाता है। यह एक पटल नुमा संरचना होती है, यानी पट्टी नुमा संरचना होती है। यह एक पट्टी नुमा संरचना होती है। यह एक पट्टी नुमा संरचना होती है जो कि गिल कोश के मध्य पृष्ठभाग में पाई जाती है। जो कि गिल कोश के मध्य पृष्ठभाग में पाई जाती है। नेक्स्ट लिखेंगे आप अगली संरचना जिसका नाम है एंडोस्टाइल। एंडोस्टाइल या फिर इस एंडोस्टाइल का दूसरा नाम है हाइपोफेरेंजियल ग्रूव। ग्रूव मतलब खांच। एंडोस्टाइल या फिर हाइपोफेरेंजियल ग्रूव। अगली संरचना का नाम लिखोगे आप एंडोस्टाइल या फिर हाइपोफेरेंजियल ग्रूव। देखिए एंडोस्टाइल के बारे में मैंने पहले भी बताया था। जो ब्रेंकियल कोश होता है, ठीक है, इस ब्रेंकियल कोश के फर्श पर एक खांच पाई जाती है, गड्ढा सा पाया जाता है। इस खांच को एंडोस्टाइल कहा जाता है। यही भविष्य में मतलब कि जैसे जैसे विकास होगा, यानी कि यूरोकॉर्डेटा के बाद में सिफेलोकॉर्डेटा आएंगे और फिर साइक्लोस्टोमेटा आएंगे। फिर क्या आएंगे? साइक्लोस्टोमेटा, जिसको मछलियों का पूर्वज भी कहा जाता है। इसके बाद में पीसीज आएगी। पीसीज के बाद में टेट्रापोडा आएगा। ठीक है, यहां से मान लीजिए हम बात करें साइक्लोस्टोमेटा से लेकर टेट्रापोडा यानी कि लास्ट मैमल्स तक, सभी जीवों के अंदर ये एंडोस्टाइल जो है वो कन्वर्ट हो जाती है थायराइड ग्लैंड में। किसमें कन्वर्ट हो जाती है? आवाज आनी चाहिए आपकी। किसमें कन्वर्ट हो जाती है? थायराइड ग्लैंड में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, मैम दोबारा बताना। अच्छा ठीक है, सुनिएगा मेरी बात। मैं ये कह रही हूँ कि अभी जो जीव पढ़ रहे हो वो जीव है आपका यूरोकॉर्डेटा का। अभी एट प्रेजेंट आप जीव पढ़ रहे हो वो है यूरोकॉर्डेटा का। बच्चों यूरोकॉर्डेटा के बाद में आते हैं सिफेलोकॉर्डेटा। ठीक है, यूरोकॉर्डेटा के बाद में आता है सिफेलोकॉर्डेटा, और सिफेलोकॉर्डेटा के बाद में शुरू हो जाता है साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा जिनका मुख चक्राकार होता है। फिर आते हैं पीसीज आते हैं। पीसीज मतलब मछलियां आती है, और फिर आगे टेट्रापोडा यानी कि 4 पैर वाले आते हैं। ये विकास का क्रम है। ठीक है, तो यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा ये दोनों के दोनों प्रोटोकॉर्डेट है। क्या है? प्रोटोकॉर्डेट। ठीक है, इन प्रोटोकॉर्डेटा में तो एंडोस्टाइल पाई जाती है, ये एंडोस्टाइल प्रेजेंट होती है। बाद में क्या होती है, जैसे ही ये जीव विकसित होकर ये सब जीव बनते हैं, यानी कि यहां से इन जीवों का विकास होता है, तो ये एंडोस्टाइल जो है वो थायराइड ग्रंथि में चेंज हो जाती है। किस में चेंज हो जाती है? थायराइड ग्रंथि में चेंज हो जाती है। यानी कि एंडोस्टाइल वहीं पाई जाती है जहां पर हमारी थायराइड ग्रंथि पाई जाती है। क्या अभी बात को समझ पा रहे हो? ठीक है, तो आप लिखिए, इसको परिभाषा में लिखिए। ब्रेंकियल कोश के फर्श पर, ब्रेंकियल कोश के फर्श पर
एक मध्य अधर्य, मध्य मतलब बीच में, अधर्य मतलब वेंट्रल, मध्य अधर्य खांच पाई जाती है ब्रेंकियल कोश के मध्य अधर्य खांच पाई जाती है जिसे एंडोस्टाइल या फिर ब्रेंकियल कोश के फर्श पर एक मध्य अधर्य खांच पाई जाती है जिसे एंडोस्टाइल या फिर अधोग्रशनी, अधो अधीनी अधो या फिर अधोग्रशनी खांच कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अधोग्रशनी खांच कहा जाता है। नेक्स्ट लिखना, उत्तकीय दृष्टि से, उत्तकीय दृष्टि से यह एंडोस्टाइल, उत्तकीय दृष्टि से यह एंडोस्टाइल ग्रंथिल तथा पक्षमाभि, उत्तकीय दृष्टि से यह एंडोस्टाइल ग्रंथिल तथा पक्षमाभि, यह एंडोस्टाइल ग्रंथिल तथा पक्षमाभि कोशिकाओं से बनी होती है, कोशिकाओं से बनी होती है ये कोशिकाएं श्लेष्मा म्यूकस, ये कोशिकाएं श्लेष्मा म्यूकस का स्त्राव करती रहती है, ये कोशिका श्लेष्मा म्यूकस का स्त्राव करती रहती है। यदि हम एंडोस्टाइल की, यदि हम एंडोस्टाइल की अनुप्रस्थ काट को देखें तो हमें इस प्रकार की दिखाई देती है, तो हमें इस प्रकार की दिखाई देती है। हाँ जी, रिपीट करती हूँ। यदि हम एंडोस्टाइल की अनुप्रस्थ काट देखें तो हमें यह इस प्रकार की दिखाई देती है। एक मिनट, मैं डायग्राम बना देती हूँ आपके लिए। पेन चेंज नहीं होना, एक मिनट रुकेंगे आप। इस प्रकार की दिखाई देती है। ठीक है, साथ साथ में आप डायग्राम बना लें ताकि समय ना लगे।
ये मीडियन सीलिया है, ठीक है। इसके अंदर अनेक रुधिर कोटर पाए जाते हैं इस तरह। रुधिर कोटर को हम ब्लड सीनस कह सकते हैं। अनेक रुधिर कोटर पाए जाते हैं। यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ पर भी कुछ इस तरह सीलिया से लगे रहते हैं। ठीक है, यहाँ मध्य में कनेक्टिव टिश्यू भरा रहता है। कनेक्टिव टिश्यू मतलब ब्लड सीनस, ब्लड भी तो एक कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू रहता है, ठीक है। ये जो एपिथेलियम होती है ये सिलिएटेड होती है। इसको हम सिलिएटेड एपिथेलियम भी कह सकते हैं। सिलिएटेड एपिथेलियम भी कह सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से एंडोस्टाइल की काट हमें दिखाई देती है। ये ऐसी खांच होती है बच्चों, यही भविष्य में यानी कि जब जीव डेवलप होता है यानी कि खुद विकास होता है तो ये प्रोटोकोडेट्स जब विकसित होते हैं, साइक्लोस्टोमेटा से आगे बढ़ते हैं तो यही थायराइड ग्लैंड में चेंज होता है, हो जाती है। यही जो भाग है यही थायराइड ग्रंथि में चेंज हो जाता है। तो आपको ये सब नहीं लिखना, आपको सिर्फ और सिर्फ एक बार डायग्राम बनाना है। ये चीज मैंने आपको समझा दी कि क्या होता है। बना रहे हो क्या डायग्राम? हाँ जी बना लीजिए, कोई ना बना लीजिए। स्क्रीनशॉट अगर ले सकते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ रुकने में समय ज़्यादा लग जाएगा, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। बना लिया ना? हाँ, तो चलिए आगे आप हेडिंग लिखिए। आगे आप लिखेंगे कृषि का क्षेत्र। अगला जो पार्ट है हमारा वो है कृषि का क्षेत्र। अगला पार्ट है कृषि का क्षेत्र। ये कृषि का क्षेत्र गिल कोश का ही भाग चल रहा है एक बार, इसके बाद में फिर कृषि का आएगी, ठीक है। लिखिए इसमें गिल कोश का सबसे अंतिम पश्च भाग, गिल कोश का सबसे अंतिम पश्च भाग कृषि का क्षेत्र कहलाता है। कृषि का क्षेत्र कहलाता है। इस भाग में स्टिग्मेटा, इस भाग में स्टिग्मेटा व रुधिर वाहिनियां, ब्लड वेजल्स एब्सेंट होती हैं। रुधिर वाहिनियां एब्सेंट होती हैं। लिख लिया आपने इतना? ठीक है। नया अपना भाग है, नई पॉइंट है, वो है कृषि का, या फिर हम उसको कहते हैं
इसोफेगस, ग्रशिका या फिर इसोफेगस। हेडिंग लगाएंगे ग्रशिका या इसोफेगस। लिखिए ब्रेंकियल कोश का पश्च भाग, क्योंकि इससे पूर्व ब्रेंकियल कोश था और ब्रेंकियल कोश का पश्च भाग कौन सा था? ग्रशिका क्षेत्र। ब्रेंकियल कोश का पश्च भाग, ब्रेंकियल कोश का पश्च भाग एक छोटी मुड़ी हुई, एक छोटी मुड़ी हुई एक छोटी मुड़ी हुई मोटी दीवार वाली नलिका में खुलता है। ब्रेंकियल कोश का पश्च भाग एक छोटी मुड़ी हुई मोटी दीवार वाली नलिका में खुलता है, नलिका में खुलता है, जिसे ग्रशिका कहा जाता है। ग्रशिका कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट लिखोगे यह भोजन को आमाशय में भेजती है। स्टमक आएगा इसके बाद। यह भोजन को आमाशय में भेजती है, यानी कि स्टमक से जुड़ी रहती है। अगली हेडिंग लगाओगे स्टमक। यह भोजन को आमाशय में भेजती है, अगली हेडिंग लगाओगे स्टमक। ठीक है, स्टमक में लिखोगे यह भाग ग्रशिका की बजाय चौड़ाई में अधिक होता है। यह भाग ग्रशिका की बजाय, सॉरी ग्रशनी, इसके बाद पहले कौन सा था? ग्रशिका। हाँ, यह भाग ग्रशिका की बजाय, ये कंफ्यूजन रहता है ग्रशिका और ग्रशनी में, ध्यान रखना। इसोफेगस जो है वो ग्रशिका है और फेरिंग्स ग्रशनी है। ठीक है, यह भाग इसोफेगस की बजाय चौड़ाई में अधिक होता है। यह भाग इसोफेगस की बजाय चौड़ाई में अधिक होता है। इस भाग में गैस्ट्रिक सिक्रेशन यानी कि जठरीय स्त्राव, इस भाग में जठरीय स्त्राव करने वाले, इस भाग में जठरीय स्त्राव करने वाले पाउच पाए जाते। इस भाग में जठरीय स्त्राव करने वाले क्या पाए जाते हैं? पाउच पाए जाते हैं। आमाशय के अंदर जठरीय स्त्राव होता है ना, गैस्ट्रिक जूस हमारे भी तो होता है। ठीक है, अर्थात इस भाग से पाइलोरिक ग्लैंड संबंधित रहती है। हम ग्लैंड पढ़ेंगे यहाँ पर, पाइलोरिक और लीवर, तब करवाऊंगी आपको। अर्थात इस भाग से पाइलोरिक ग्लैंड संबंधित रहती है, पाइलोरिक ग्लैंड संबंधित रहती है। आगे
आमाशय के बाद में कौन सा भाग आता है? इंटेस्टाइन। ध्यान रखिएगा, आपके महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। 3 नंबर का प्रश्न आता है या फिर बड़ा क्वेश्चन जो आता है उसके अंदर पूछ लिया जाता है हर्डमानिया की आहार नाद को समझाए, तो हमें ये पूरी डिटेल लिखनी होती है। आगे लिखेंगे इंटेस्टाइन। देखिए, यह यू आकार की नलिका रूपी संरचना होती है। यह यू आकार की नलिका रूपी संरचना होती है। यू आकार की नलिका रूपी संरचना होती है। इस कारण इसको इंटेस्टाइनल लूप भी कहा जाता है। इस कारण इसको इंटेस्टाइनल लूप भी कहा जाता है। इस कारण इसको इंटेस्टाइनल लूप भी कहा जाता है। अब मैंने एक चीज बताई थी आपको, अगर याद है, मैंने इस प्राणी का एक अंतिम छिद्र बताया था जिसको मैंने अवस्कर कहा था। आपको याद है क्या? अवस्कर कहा था या फिर मैंने उसको कहा था कलोका कहा था, याद है? अच्छा, अवस्कर और गुद्दा में क्या डिफरेंस होता है, क्या आप मुझे बता सकते हो? एनस और अवस्कर क्लोका में क्या डिफरेंस होता है, बता सकते हो क्या? देखिए, अवस्कर ऐसा छिद्र होता है जिसके, हाँ जी, हाँ वो, वेरी गुड, जिसमें जनन छिद्र और उत्सर्जित ये जो अपचित भोजन है वो दोनों से रिलेटेड होता है, ऐसा ही कहना चाहते हो आप? बिल्कुल, अवस्कर यही छिद्र होता है जिसमें जनन द्वार भी पाया जाता है, ठीक है। और गुद्दा ऐसा छिद्र होता है जो केवल और केवल अपशिष्ट पदार्थों से संबंधित होता है, ठीक है। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। तो एडमानिया में क्या पाया जाता है? अवस्कर पाया जाता है। अब याद रखिएगा, अवस्कर है तो इससे क्या है, जेनेटिक मटेरियल जो कहते हैं अब, स्पर्म है, ओवम है, इस तरह के भाग भी तो इसी से निकलेंगे, है ना। यानी कि प्राणी के जो जनन सेल है, यानी कि जनन अंगों से संबंधित जो मटेरियल है वो भी तो इसी भाग से निकलेगा। इसी कारण इसको अवस्कर कहा जाता है। तो अब ये ध्यान में रखना, ये जो इंटेस्टाइन वाला भाग है इसी के भीतर बायां जननांग पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बायां जननांग, लेफ्ट गोनड्स पाया जाता है। तो इस बात को आप लिखोगे, क्या लिखोगे? प्राणी के जननांग वाले भाग में, सॉरी, प्राणी के इंटेस्टाइन वाले भाग में, प्राणी के इस इंटेस्टाइन वाले भाग में, आंतरिक भाग में, प्राणी के इस आंतरिक भाग में लेफ्ट गोनड्स या फिर लिखोगे बायां जननांग भी पाया जाता है। ये जो लूप है ना, इस लूप के अंदर जो है बायां जननांग भी पाया जाता है, क्योंकि छिद्र आगे फिर एक ही है। बायां जननांग भी पाया जाता है। लिख लिया यहां तक? ठीक है। नेक्स्ट आप संरचना लिखोगे मलाशय, रेक्टम जिसको कहा जाता है। रेक्टम जिसको कहा जाता है। 1 मिनट वेट कीजिएगा, इसकी अचानक बैटरी जो है वो लो हो गई, मैं चार्जर लगा लेती हूँ साथ में। रेक्टम कहा जाता है इसको।
ये बात की थी आपने। ठीक, मलाशय ब्रैकेट में लिख लीजिए रेक्टम और आगे लिखिए आंत का यह भाग अंतिम, आंत का यह भाग अंतिम पतला नलिका रूपी होता है जिसे मलाशय कहा जाता है, जिसे मलाशय कहा जाता है, जिसे जिसे मलाशय कहा जाता है। यह अपशिष्ट पदार्थों को एकत्रित करने का काम करता है। यह अपशिष्ट पदार्थों को एकत्रित करने का काम करता है। अंतिम लिखोगे अवस्कर, क्लोका। क्लोका, ACA। अंतिम भाग लिखोगे अवस्कर या फिर क्लोका, इसमें लिखोगे। अब आपको दो साइफन याद है क्या जो मैंने बताए थे? साइफन मतलब ऐसे भाग जो पानी को अंदर ले रहे हैं और जल को बाहर निकाल रहे हैं, ऐसे भाग को साइफन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइफन कहा जाता है। मैंने दो प्रकार के साइफन बताए बच्चों आपको, एक तो किल साइफन बताया, एक परिकोष्ठ साइफन बताया। वेरी गुड। अब ये बताओ कि अगर हम बात करें अवस्कर की तो ये कौन से साइफन से संबंधित होएगा? परिकोष्ठ से। वेरी गुड, क्योंकि परिकोष्ठ जो मटेरियल को बाहर निकालने का काम करता है ना, तो परिकोष्ठ साइफन से ये संबंधित होएगा। तो लिखिए इसमें परिकोष्ठ गुहा का अंतिम भाग अवस्कर कहलाता है। परिकोष्ठ गुहा का अंतिम भाग, परिकोष्ठ गुहा का अंतिम भाग अवस्कर कहलाता है। परिकोष्ठ गुहा का अंतिम भाग अवस्कर कहलाता है। जो कि अपशिष्ट पदार्थों के साथ साथ, जो कि अपशिष्ट पदार्थों के साथ साथ जननीय मार्ग से भी संबंधित होता है। अपशिष्ट पदार्थों के साथ साथ जननीय मार्ग से भी संबंधित होता है। लिख लिया आपने इतना? अपशिष्ट पदार्थों के साथ साथ जननीय मार्ग से भी संबंधित होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आपको मैं अगर बताऊं तो मैंने बताया था कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड, मेनली दो डाइजेस्टिव ग्लैंड, एक तो है पाइलोरिक ग्लैंड और दूसरी ग्लैंड जो है जिसका नाम है लीवर। ये दो प्रकार की इसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड पाई जाती है। तो लिख लीजिए आप, हर्डमानिया में, हर्डमानिया में नई लाइन से लिख लोगे, लीवर तथा पाइलोरिक, पाइलोरिक, पाइलोरिक को कहा जाता है हिंदी में जठर निगर्मी ग्रंथि। हर्डमानिया में पाइलोरिक तथा लीवर दो डाइजेस्टिव ग्लैंड पाई जाती है। पाचक ग्रंथियां पाई जाती हैं
पाइलोरिक तथा लीवर, दो डाइजेस्टिव ग्लैंड पाई जाती। अब देखिए पाइलोरिक के बारे में तो ये जानते ही हो आप, ये किससे रिलेटेड होती है? स्टमक से। किससे रिलेटेड रहती है? स्टमक से। किसका सिक्रेशन करती है? जठर रस का सिक्रेशन करती है। ठीक है, ये हो गया। दूसरा अगर हम बात करें लीवर की, तो लीवर जो होती है ये बिल्कुल स्टमक के पास रहती है। जिस तरह हमने भी, हमारे अंदर भी तो पड़ी है, हम देखें तो इस तरह हमारा लीवर जो है, अमाशय जो है वो रहता है। ठीक है, आगे फिर इस तरह यहीं से संबंधित जो है वो लीवर ग्रंथि जो है वो संबंधित रहती है। ये चीजें हमने पढ़ रखी है लीवर के बारे में। ठीक है, तो लिख लीजिए आप। सबसे पहले पाइलोरिक लिख लीजिए, मैं करवा देती हूँ आपको। पाइलोरिक हेडिंग लगा लीजिए और इसमें लिखिए यह ग्रंथि आमाशयी भाग से संबंधित रहती है। पाइलोरिक हेडिंग लगा के लिखेंगे यह ग्रंथि आमाशयी भाग से संबंधित रहती है। यह ग्रंथि आमाशयी भाग से, स्टमक के भाग से संबंधित रहती है। और जठर रस का स्त्राव करती है, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करती है। नेक्स्ट लिखेंगे लीवर। लीवर यह भूरे रंग की ग्रंथि होती है। यह भूरे रंग की ग्रंथि होती है जो कि आमाशय के समीप पाई जाती है। जो कि आमाशय के समीप पाई जाती है। भूरे रंग की ग्रंथि होती है जो कि आमाशय के समीप पाई जाती है। ठीक है, यह ग्रंथि भी पाचन में सहायता करती है। यह ग्रंथि भी पाचन में सहायता करती है। नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे न्यूट्रिशन, यानी कि ये खाता क्या है और खाता जो भी पदार्थ ये खाता है वो सारे पदार्थ किस तरह इसके शरीर में घूमते हैं, कैसे इसका अपशिष्ट बनकर बाहर निकल जाते हैं, वो सारी प्रोसेस हम देखेंगे। यानी कि पाचन तंत्र को तो हमने देख लिया, अब पाचन तंत्र का सारा मार्ग क्या रहता है वो हम देखेंगे। तो नेक्स्ट आप हेडिंग लगाएंगे न्यूट्रिशन। इसमें देखिए ये जीव जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खाता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक एल्गी, एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एल्गी, प्रोटोजोआस, ठीक है। लिखिए इस प्राणी का भोजन सूक्ष्म जीव सेवार प्रोटोजोआ डाई एटम्स इस प्राणी का भोजन
माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव, शैवाल, प्रोटोजोआ, डाइएटम्स इत्यादि होते हैं। अब ये इसमें मैंने बताया था कि जल धारा अंदर आती है, ठीक है, कोई भी वाटर स्ट्रीम प्राणी के अंदर आ रही है, ठीक है, प्राणी के अंदर आने वाली जल धारा जब इसके शरीर के अंदर प्रवेश करती है तो इसके मुख मुख को ही कहा जाता है गिल रंध्र। क्या कहा जाता है? गिल रंध्र। अब आगे जब ये जल धारा मुख के अंदर आगे प्रवेश करेगी, मुख गुहा के अंदर जाएगी, कैविटी के अंदर जाएगी, ठीक है, तब क्या होगा? तब इसके अंदर बहुत सारी सीलिया से इसका सामना होगा। किससे सामना होगा? सीलिया से सामना होगा। सीलिया क्या करेगी? इसको छान कर अंदर भेजेगी। सीलिया क्या करेगी? इसको छान कर अंदर जाने देगी, जलधारा को छान कर अंदर जाने देगी। तो इस कारण ये जो प्राणी होता है वो सिलियरी फीडिंग करता है, पक्षमापी आसन करता है, ठीक है, लिखिए इसको। दूसरी ये भी तो खास बात है कि ये जो प्राणी है वो स्थानबद्ध है, एक ही स्थान पर रहता है, हिलता डुलता ज्यादा नहीं है, स्थानबद्ध है। इसका लार्वा ही है ना, उसमें पूंछ है, लार्वा के अंदर पूंछ है, लार्वा जो है वो दौड़ता रहता है इधर उधर। ये लार्वा जो होता है वो मुक्तपलावी होता है। बाकी जो इसका वयस्क होता है वो स्थानबद्ध है। स्थानबद्ध जो भी प्राणी होते हैं ना, वो भोजन लगभग अगर जलीय है तो ये जल धारा से प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो अब जल धारा इसके पास आएगी तो जल धारा में तो पता नहीं कितना कितना कचरा मिला हुआ आएगा, सारा थोड़ी ना खा लेगा ये। तो इस कारण इसकी छीलिया जो है वो छानने का काम करती है, तो पक्षमा भी असन पाया जाता है। तो लिख लीजिए इस बात को। यह प्राणी स्थानबद्ध होने के कारण यह प्राणी स्थानबद्ध होने के कारण बहती हुई जलधारा से अपना यह प्राणी स्थानबद्ध होने के कारण बहती हुई जलधारा से अपना भोजन प्राप्त करता है। इसके साथ ही इस प्राणी में पक्षमाभी आसन पाया जाता है, सिलियरी फीडिंग पाई जाती है। पक्षमाभी आसन सिलियरी फीडिंग पाई जाती है। इसके साथ ही इस प्राणी में पक्षमाभी आसन सिलियरी फीडिंग पाई जाती। इसके साथ ही इस प्राणी में पक्षमापी आसन सिलियरी फीडिंग पाई जाती। ठीक है। शरीर में प्रवेश कर रही जलधारा का मार्ग निम्न प्रकार से रहता है। शरीर में प्रवेश कर रही जलधारा का मार्ग निम्न प्रकार से रहता है। गिलरंध्र से ब्रेंकियल साइफन में जाएगा। ब्रेंकियल साइफन यानी कि पहला ही साइफन जिसको गिल साइफन कहा जाता है। ब्रेंकियल साइफन के बाद में ये जो है वो ब्रेंकियल कोश में जाएगा। ब्रेंकियल कोश में आपको पता है क्या पाए जाते हैं? स्टिग्मेटा पाए जाते हैं। स्टिग्मेटा पाए जाते हैं। स्टिग्मेटा के बाद में ये जो जल है ये परिकोष्ठ गुहा में जाएगा। परिकोष्ठ गुहा में, परिकोष्ठ गुहा से ये परिकोष्ठ साइफन में जाएगा।
परिकोष्ठ साइफन से ये परिकोष्ठ रंध्र में जाएगा। और परिकोष्ठ रंध्र ही कलोका यानी कि अवस्कर से संबंधित होता है, और यहां से ये जो जल है वो बाहर निकल जाएगा। ये जो है जल धारा का मार्ग रहता है प्राणी के अंदर। इसी बात को आपको थ्योरेटिकल रूप में लिखना है। अब आपको ये लगता होगा कि स्टिग्मेटा के बाद में परिकोष्ठ गुहा आ गई तो मैम ने अमाशय तो वो सब तो लिखा ही नहीं, मलाशय। तो बच्चों परिकोष्ठ गुहा में वो सब अंग पाए जाते हैं जिसके हम बात कर रहे हैं। जो आहार नाल के जितने भी अंग है ये परिकोष्ठ गुहा में यही पाए जाते हैं। इसमें यहाँ से रिलेटेड रहता है। परिकोष्ठ गुहा बीच में से कई प्रकार का भाग जो है इसमें खाली गुहा के तौर पर रहता है, उसके अंदर कई अंग जो है वो सिचुएटेड रहते हैं। ठीक है, तो जल धारा आई, गिल रंध्र से प्रवेश किया, गिल रंध्र को मुख कहा जाता है, ब्रेंकियल साइफन, फिर ब्रेंकियल कोश, फिर स्टिग्मेटा, स्टिग्मेटा से परिकोष्ठ गुहा, फिर परिकोष्ठ साइफन, फिर परिकोष्ठ रंध्र और फिर बाहर निकल गया। ये जो चार्ट आपको दिख रहा है ये बना लें आप अच्छी प्रकार से। ठीक है, इसको परिकोष्ठ जो है ना, इस परिकोष्ठ को इस प्राणी की शिलोम भी कहा जाता है। इस गुहा को प्राणी की शिलोम भी कहा जाता है। तो आप ये सब लिख लें। ये चार्ट बना लिया क्या आपने? सभी स्टूडेंट्स ने चार्ट बना लिया? वेरी गुड। तो ये जो चार्ट है बच्चों, ये चार्ट आपको इसके आहार नाल के सिस्टम को सारे को कवर करता है। यानी कि जब भी आपके पर्सन आता है किस पर, आहार नाल को समझाएं तो आपको आहार नाल को समझाना है। यदि पर्सन आता है पाचन को समझाएं तो पाचन के अंदर ये न्यूट्रिशन वाला और ये जो सिस्टम है जो मैंने चार्ट बनाया इसको समझाना है। अगर पर्सन ज्यादा ही बड़ा है, आपको लग रहा है कि इसके अंदर हमें फुल डिटेल में लिखना है, तो आप इसको आहार नाल और न्यूट्रिशन को दोनों को कंबाइंड करके समझा दोगे। अब यहाँ पर आने के बाद में आपका कॉमन सेंस इतना हो जाना चाहिए कि सामने वाला प्रश्न क्या पूछ रहा है, कितने मार्क्स का है और हमें कितनी डिटेल में बताना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आहार नाल का सिस्टम जो है वो कवर होता है। इससे हम हमारी अगली क्लास में हार्डमानिया का अन्य सिस्टम को पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।